नमस्कार दोस्तों, वर्धन मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला संवैधानिक निकाय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम परीक्षाभियोगी दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। प्रथमतः ये समझते हैं कि संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं। तो संवैधानिक निकाय वे निकाय हैं जिनकी चर्चा हमारे संविधान में की गई है। संविधान में चर्चा दो तरीके से हो सकती है, एक तो जिसकी चर्चा मूल संविधान में हो और दूसरा बाद में संसद ने उसे संशोधन के द्वारा जोड़ा हो। दोनों ही प्रकार से सम्मिलित निकाय को हम क्या कहेंगे? संवैधानिक निकाय कहेंगे। गैर संवैधानिक निकाय, तो गैर संवैधानिक निकाय वे निकाय हैं जिनकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं की गई है, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, सीबीआई, मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। ये सभी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय की श्रृंखला में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा निर्वाचन आयोग। आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन आयोग से जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है? 324। संविधान में 324 अनुच्छेद है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र व निष्पक्ष व अस्थायी निकाय है। स्वतंत्र, निष्पक्ष व अस्थायी निकाय है, या इसे यूं कह लीजिए तो यह एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। स्वायत्त संवैधानिक निकाय है या संस्था है। इसका कार्य क्या है? तो यह देश में भारत संघ व राज्य की चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अखिल भारतीय संघ भी कहते हैं, अखिल भारतीय निकाय भी कहते हैं, अखिल भारतीय संस्था भी कहते हैं। अखिल भारतीय संस्था कहने से तात्पर्य होगा कि यह केंद्र के लिए और राज्य दोनों के लिए समान प्रकार की संस्था है। इसका गठन जो है हमारे देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन कराने के उद्देश्य से किया गया था। यह जो है लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संचालित करता है। यानी कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। इसकी अगर हम पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप की गई थी। तब से लेकर यह 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्यीय संस्था थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने इसमें 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कर इसे क्या बना दिया गया? बहुसदस्यीय संस्था बना दिया। कुल 3 आयुक्त हो गए। पुनः इसमें एक परिवर्तन किया गया 1990 में। 1990 में पुनः इसे एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। फिर से एक बार 1993 में इसमें एक तो पहले से थे और 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया, 3 सदस्यीय। जो ये संरचना जो है वर्तमान तक है। वर्तमान में भी हमारे निर्वाचन आयोग में 3 आयुक्त हैं। कौन कौन है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिनका नाम है श्री राजीव कुमार, 2 अन्य आयुक्त हैं श्री अनूप चंद्र पांडे और एक अरुण गोयल। अब इसके हम संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालें। संवैधानिक प्रावधान, तो निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है संविधान के भाग 15 का शीर्षक क्या है? निर्वाचन। भाग 15 के आर्टिकल 324 में की गई है। भाग 15 में आर्टिकल कहाँ कितना से कितना है? 324 से लेकर 329। इस भाग में जो है समय निर्वाचन आयोग, उसकी अर्हता, उसकी सदस्यता, उसका कार्यकाल, इन सब की चर्चा पूरी इसी में है। कानून बनाने की शक्ति, निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति, सब किस में है? भाग 15 में है। अब इसके आर्टिकल अनुच्छेद 324 ही निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान करता है। किस लिए शक्ति प्रदान करता है? कि यह
लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी विधानमंडल हैं, राज्य विधानमंडल या विधानसभा, फिर से राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन, अधीक्षण व निर्देशन व नियंत्रण कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। आर्टिकल 324 कहता है कि देश में संसद, राज्य विधानमंडल, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन व उसके निर्वाचक नियमावली तैयार करने के लिए देश में एक संस्था होगी जिसका नाम क्या होगा? निर्वाचन आयोग। अब इसके आर्टिकल 325 को देखें तो आर्टिकल 325 में 4 आधार दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 में 5 आधार हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। आर्टिकल 16 में जो है 6 आधार दिए गए हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान व भाषा। इसी तरह से इसमें 4 आधार दिए गए हैं, धर्म, मूलवंश, जाति व लिंग। आर्टिकल 325 कहता है कि इन चारों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित करने से अपात्र नहीं किया जाएगा। वह इन चारों के आधार पर कोई भी व्यक्ति, ध्यान से शब्दों को सुनिएगा, वह इन चारों के आधार पर कोई भी व्यक्ति स्वयं को किसी विशेष निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित करने का दावा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार आर्टिकल 326 क्या है? तो यह वयस्क मताधिकार से संबंधित है। वयस्क मताधिकार की आयु हमारे देश में कितनी है? तो 18 वर्ष है। मूल संविधान में यह 21 वर्ष थी। शायद इसको 61वें संविधान में, गलत नहीं हूं तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। आर्टिकल 327 में क्या है? तो आर्टिकल 327 में संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है। फिर आर्टिकल 328 में क्या है? तो यह राज्य विधानमंडल को शक्ति देता है कि वह राज्य विधानमंडल के चुनावों से संबंधित क्या करे? कानून बनाए। और एक लास्ट है आर्टिकल 329, जो क्या करता है? न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन करता है। न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन करता है, वर्जन करता है कि न्यायालय जो है चुनावी मामलों की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप का, चुनावी मामलों की प्रक्रियाओं में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन करता है। ये हो गए संवैधानिक प्रावधान। अब इसकी संरचना पर नजर डालें। संरचना, जहां से विभिन्न प्रश्न भी बनेंगे। तो इसमें 3 आयुक्त हैं। एक तो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि यहीं पे दोनों के अंतर भी हो जाएंगे, दोनों में समानता क्या क्या है। इनकी नियुक्ति, दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इनकी जो पदच्युति जो है, इनकी हटाने की प्रक्रिया अलग है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो हटाने की प्रक्रिया है, इसके शब्दों के ध्यान से सुनिए कि एससी के न्यायाधीश को जिस रीति व जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी रीति व उन्हीं आधारों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा। जिस रीति व जिन आधारों पर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं, उन्हीं रीति व उन्हीं आधारों पर हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाएंगे। लेकिन अन्य आयुक्तों की पदच्युति, यह जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यह महाभियोग नहीं है, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए किया गया है। संविधान में जो है महाभियोग शब्द का जो प्रयोग है, यह किसके लिए है? केवल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग है। लेकिन टेक्निकली हम इसलिए इसको ऐसा बोल देते हैं,
उसी प्रकार की प्रक्रिया यह भी है, इसीलिए हम इसे महाभियोग, लोग बोलचाल की भाषा में इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। अब आर्टिकल 124 जो उच्चतम न्यायालय संबंधित है, उसमें जो आधार दिए गए हैं तो वो क्या है? कदाचार व अक्षमता के आधार पर या दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाता है? तो दोनों सदनों द्वारा जो इसके लिए विधेयक लाया जाएगा वह संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करने के बाद, विशेष बहुमत से पारित होने के बाद ही इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, इनकी शक्तियां जो हैं, शक्तियां तो दोनों ये तीनों आयुक्तों की शक्तियां समान होती हैं, समान शक्तियां होती हैं। वेतन भत्ते भी समान होते हैं, शक्तियां भी समान है, वेतन भत्ते भी समान है। अगर कोई किसी विचार पे, किसी बात पे मतभेद हो जाता है तो ये दोनों क्या करते हैं? बहुमत के द्वारा निर्णय लेते हैं, बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाता है। अब एक और चीज है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदावधि की सुरक्षा दी गई है। पदावधि की सुरक्षा ये किस टर्म में प्रयोग किया जाता है? तो ये जब भी किसी भी व्यक्ति को अगर हटाने की प्रक्रिया जो वैसी हो, जैसा अभी हमने बताया, कदाचार व क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्राप्त पास कराने के बाद ही हटाया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पदावधि की सुरक्षा। अर्थात कि जब सरकार ऐसा ना हो कि बाद में इनको क्या करे, अपने निजी लाभ के लिए, कोई भी पार्टी निजी लाभ के लिए इनको हटा दे, इसीलिए इनको पदावधि की सुरक्षा दी गई है। अब अगला समझते हैं कि इनके शक्ति व कार्य क्या क्या है। शक्ति व कार्य संक्षेप में समझते हैं, वो नहीं तो अगर ज़्यादा इस पर चर्चा करने लगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इनकी शक्ति व कार्य क्या क्या है? तो ये क्या करते हैं? चुनावों से संबंधित भूभाग का निर्धारण करते हैं। परिसीमन जो हमारा कानून रहेगा, परिसीमन अधिनियम, उसी के आधार पर ये भूभाग का निर्धारण करेंगे। निर्वाचक नियमावली तैयार करते हैं। निर्वाचक नियमावली यानी कि वोटर लिस्ट, फिर मतदाता पहचान पत्र बनाना, चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल से संबंधित चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन भी यही करते हैं। उसकी देख रेख, उसमें अगर कोई कदाचार हो जाता है तो किसी भी चुनावी प्रक्रिया को रद्द करना, ये सभी इन्हीं का कार्य है। फिर से राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि कौन से दल राष्ट्रीय दल हैं और कौन से दल राज्यीय दल हैं। अभी राष्ट्रीय दल हमारे देश में कितने हैं? 6 टोटल, कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। आपने पढ़ा होगा कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। फिर आचार, चुनाव से संबंधित आचार संहिता का निर्माण करना, ये भी कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। फिर से चुनावी व्यय की सीमा भी निर्धारित करता है, चुनावी व्यय की सीमा का निर्धारण। ये सभी कार्य किसके हैं? निर्वाचन आयोग के हैं। एक अंतिम तथ्य हम समझ लेते हैं कि जो पंचायत चुनाव व निगम का चुनाव, एक तो वो चुनाव थे जो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल, उनके चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है। ये ध्यान रखिएगा कि पंचायत चुनाव और निगम चुनाव से निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए एक अलग से है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग है प्रत्येक राज्य में, जो क्या करता है? पंचायतों और निगम के चुनावों का संचालन, निदेशन, अधीक्षण करता है। मैंने प्रयास किया कि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हों इसको इसमें सम्मिलित किया जाए। आई होप आप लोगों को ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगा और अच्छा भी लगेगा। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।